This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः पौष शुद्ध द्वादशी दिनांक 25 जानेवारी 2021 चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नः सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। अजातानाम् अनुत्पत्तौ दातानां विनिवृत्तये रोगाणां यो विधिर्दृष्टा सुखार्थी तं समाचरे। तर्हि अजातानां रोगाणाम् अनुत्पत्तौ एवं जातानां रोगाणां विनिवृत्तये यः विधिः दृष्टः तं सुखार्थी समाचरे इति अन्वयः। ये विकाराः तावत् अजाताः अद्यावधि न निर्मिताः तेषाम् अनुत्पत्तौ तेषाम् अनुत्पत्तिः कथं भवेत् तेषाम् उत्पत्तिः न स्यात् एतदर्थं कथं प्रयत्नः विधेयः एवञ्च ये विकाराः जाताः समुत्पन्नाः तेषां विनिवृत्तेः तेषाम् निवृत्तिः कथं भवेत् एतदर्थं यः विधिः दृष्टः तं सुखार्थी समाचरे। सुखार्थी सुखस्य अर्थी याचकः तं विधिं समाचरे। तो जो विकार निर्माण नहीं हुए हैं जो रोग निर्माण नहीं हुए हैं उनके निर्माण होने होने से रोकने के लिए उनको निर्माण होने के रोकने के लिए या उनकी उत्पत्ति न हो इसलिए और जो रोग निर्माण हुए हैं उनकी विनिवृत्ति हो जाए वो वापस चले जाए इसके लिए जो विधि बताया गया है दिखाया दिया गया है उसको सुख इच्छने वाला उसके लिए प्रयास करें तब समाज उस विधि का पालन इस प्रकार करें। तो केवल रोग उत्पन्न होने के बाद ही उसके विनिवर्तन का उसको दूर करने का उपाय नहीं सोचना है बल्कि रोग निर्माण न हो इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। और ज्यादातर रोगों में एलोपैथी में अभी जो है वो अर्ली डिटेक्शन पे ज्यादा महत्व दिया गया है और ये प्रिंसिपल ही गलत है। अर्ली डिटेक्शन से रोग निर्माण होने के बाद ही हम प्रयास करने वाले हैं। प्रिवेंशन यानी कि रोग निर्माण ही न हो इसके बारे में प्रयास करना जरूरी है। कैंसर के बारे में जो बताते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ये सबसे अहम है ताकि सर्जरी केमो रेडिएशन जो है वो सब ट्रीटमेंट मॉडलिटीज चलती रहेगी। लेकिन निर्माण ही नहीं हो कैंसर इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है।
तो ये अजातानाम अनुत्पत्तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और सेकेंडरी ऑनसेट ऑफ द डिसीज के लिए भी कुछ नहीं है। हार्ट अटैक एक बार हो गया, बाईपास हो गई या फिर एंजियोप्लास्टी हो गई, फिर से हार्ट अटैक न आए, फिर से ये नौबत ना आए, इसलिए कुछ प्रयास नहीं है एलोपैथी में। वैसे ही कैंसर हो गया, सेकेंडरी मेटास्टेसिस हो गया, फिर से ऑनसेट हो सेकेंडरी ऑनसेट हो गया, उसके लिए भी कोई तत्वज्ञान नहीं है। फिर से कैंसर न दोहराए, इसके लिए कोई भी तत्वज्ञान नहीं है। तो ये सबसे अहम मुद्दा है कि अजातानाम अनुत्पत्तो जो निर्माण नहीं हुए हैं उनके अनुत्पत्ति के लिए जो विधि बताया गया है वो करना इस प्रकार का है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। सर्वभूतानां सभी प्राणी मात्र जो है उनकी सभी प्रवृत्तियां सुखार्थाः मताः इस सुख के लिए की जाती है इस प्रकार से। तो ज्ञानाज्ञान विशेषत्व मार्गा मार्ग प्रवृत्ति, ज्ञान और अज्ञान के विशेष से मार्ग या अमार्ग इस प्रकार की प्रवृत्ति होती रहती है। फिलहाल हमें एक ये बहुत पुराने पेशेंट है, उन्होंने एक किसी पेशेंट का जिक्र किया था सूरत में। तो मैंने लाइफस्टाइल का फॉर्म भेजा। हाँ। और हृदरोग की समस्या है और मद्यपान चालू है, धूम्रपान चालू है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे बात की कि आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा और लाइफस्टाइल जो है वो भली भांति जीनी पड़ेगी। तो मुझे बोला अगर ऐसा मैं अपने पे रिस्ट्रिक्शन डाल के जीऊंगा तो मेरे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। मेरे जो ये सुख के साधन है और इनको मैं नहीं टाल सकता, इनको तो लेना ही है। अभी मैं एंजियोप्लास्टी के पास कुछ हुई है और फिर भी ये सब चालू है इसका। तो मैंने कहा कि देखो तुम किस प्रकार का सुख चाहते हो उसके ऊपर ये बातें निर्भर है। अगर तुम्हें लगता है कि मद्यपान या धूम्रपान में ही सुख है और वही मुझे लेना है, वो अंतिमतः दुख है। तात्कालिक सुख जैसा लगता है हमें, लेकिन बाद में तो वो दुख ही है इस प्रकार से। तभी तुम इसमें से बाहर निकलो। हाँ। उसका जो मित्र है जिसने ये जिक्र किया था, वो बोल रहा था कि नहीं मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की, अब दवाइयां शुरू करें। मैंने कहा सिर्फ दवाइयों से तो बात नहीं चलेगी, उनकी इच्छा होनी है कि मुझे ठीक होना है। जब तक उनकी इच्छा नहीं है और ये ऐसा ही समझ रहे हैं कि अज्ञान विशेष से अमार्ग प्रवृत्ति इसी में मेरा सुख है, ऐसा अगर वो मानते हैं, ये अज्ञान विशेष। ज्ञान विशेष जब हो जाएगा कि असली सुख किसमें है, इस आरोग्य रूपी सुख जो है वो असली सुख इस प्रकार का है, तो मार्ग प्रवृत्ति होगी, सीधे रास्ते पर आएंगे। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा कि इसको ही मैं सुख समझ रहा हूँ, तो ये अज्ञान है और ये दूर करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हम सुख किसको मानते हैं। सुबह है, हाँ, बिस्तर पर सोते रहना और नहीं उठना, यही अगर हमारा सुख है, तो ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत से प्राप्त होने वाला आरोग्य रूपी सुख हम भूल जाते हैं, वो नहीं मिलता है। और फिर इस प्रकार के सुख के लिए मेरी प्रवृत्ति होती रहती है जो अमार्ग प्रसिद्ध है इस प्रकार की। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, वगैरह वगैरह, नियमित रूप से योगाभ्यास प्राणायाम वगैरह सब चीजें करनी है, व्यायाम करना है। इसमें तात्कालिक हमें असुख लगता है या दुख लगता है। हाँ। लेकिन वास्तव में यही सुख है, क्योंकि इससे आरोग्य रूपी सुख की प्राप्ति होती है। और अगर ये नहीं करेंगे
तो रोग रूपी दुख हमें प्राप्त हो सकता है। और सुख पाने की अपेक्षा रखना ये एक चीज है, दुख नहीं आए इसके लिए प्रयास करता रहना ये दूसरी चीज है। तो निगेटिवली भी काम होता है कि हम दुख टालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रोग रूपी दुख जो है चाहे सेकेंडरी ऑनसेट ऑफ कैंसर हो, चाहे सेकेंडरी ऑनसेट ऑफ हृदरोग हो, या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो इस प्रकार के। तो ये टालने के लिए मुझे मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, फिर मेरा ज्ञान का मार्ग निश्चित हो जाएगा। अभी डायबिटीज की सीरीज चल रही है, मैं सीआरएफ के बारे में बोल रहा हूँ, किडनी फेलियर के बारे में बोल रहा हूँ। तो ज्यादा पानी पीना ये एक अहम मुद्दा है, और जरूरत न होने पर पानी पीना, और जिसके बारे में समाज पूरा अज्ञानी है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो ऐसी हालत में किडनी फेलियर जैसा उपद्रव निर्माण न हो, इसके लिए ये बात जरूरी है। लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं है, तो हम मेरे इस मार्ग पर जाएंगे कैसे इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से आधुनिक जो जीवन शैली है, हमारा जो खाना पीना है, वो अगर कैंसर का कारण है, उसको टालेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो सेकेंडरी ऑनसेट होने ही वाला है, डायबिटीज का होने वाला है, या कैंसर का होने वाला है, हृदरोग का होने वाला है, इस प्रकार से। तो ये अगर नहीं होने हैं, तो हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान विशेष अगर है तो मार्ग पे प्रवृत्ति होगी, अज्ञान विशेष है तो अमार्ग प्रवृत्ति इस प्रकार की होगी। और वास्तव में हमारा सुख किसमें है, ये समझ पाना जरूरी है। वास्तव में क्या सुख है, ये समझ पाना बहुत जरूरी है। और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, हम जो दुखप्रद है उसको सुख मानते हैं, और जो असली सुख है उसको हम सुख नहीं समझते, उसको दुख समझते हैं। और फिर उस मार्ग पर प्रवृत्ति होती रहती है। और फिर दुख की तरफ हम जाते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा है कि सुख क्या है और दुख क्या है। सर्वेषाम् अनुकूलतया वेदनीयं सुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयं दुखम, सर्वं परवशं दुखम, सर्वं आत्मवशं सुखम। ये दो छोटी छोटी व्याख्या ये है कि जो भी अपने अधीन होगा वो सुख है, जो भी पराधीन है वो दुख इस प्रकार का है, क्योंकि वो उसके अधीन है, वो नहीं करेगा तो वो हमें नहीं प्राप्त होगा, इस प्रकार से। तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखकर सच्चा सुख क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो हम सुखी होंगे। हाँ, तो जो सुख की कामना करने वाला, इसमें संदेह नहीं है, सभी को सुख की कामना होती है, इच्छा होती है। लेकिन वास्तव सुख क्या है ये पता नहीं चलता, उसका मार्ग क्या है ये पता नहीं चलता। और जो तात्कालिक सुख वाला है वो हमें लगता है कि ये सुख का मार्ग है, इससे मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। आगे चलकर ये दुख देने वाली बात है, ये पता नहीं चलता उस समय में। और जब वो नौबत आ जाती है तब देर हो चुकी होती है, कि उसको अभी रिवर्ट करना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो शुरू से ही अगर हम इसके बारे में सोचेंगे कि मैं सुख की कामना करने वाला हूँ, सुख क्या है ये मुझे समझना चाहिए, और फिर उसी मार्ग पर मुझे मार्गक्रमण करना है, अज्ञान से किसी अमार्ग में मुझे नहीं जाना है। तो सभी जो हमारे प्रयास रहते हैं वो सुख के लिए प्रयास रहते हैं, लेकिन सुख क्या है ये पता नहीं चलता, और इसलिए अमार्ग प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है।
हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्षकाः रजोमोहावृतात्मानः प्रेयमेव तु लौकिकाः। तो परीक्षक जो है जो पूरी तरीके से परीक्षा करके प्रवृत्त होने वाला, प्रपरीक्ष हितमेव अनुरुद्ध, बहुत सारे तरीके से परीक्षा करके हित का ही अनुरोध करते हैं, हित में ही रत होते हैं। रजो मोहावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः। जो लौकिक होंगे, बाकी सामान्य लोग जो होंगे, वो कैसे होते हैं? रजो मोहावृतात्मानः, रजो मोह अवृतात्मा, इस प्रकार के रज और मोह का जिनमें आवरण आ गया है, इस प्रकार के प्रेम प्रियमेव अनुरुध्यन्ते। तो जो प्रिय है उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में लेते हैं। तो हमें हित में रुचि होनी चाहिए, प्रिय में रुचि होनी चाहिए, ऐसा नहीं, या प्रिय में ही हम लगे लगे रहे, ऐसा नहीं। जिससे हमें तात्कालिक सुख प्राप्त होता है वो हमें प्रिय लगता है। और हम उसी में निमग्न हो जाते हैं, और जब उससे दुख होना आरंभ हो जाता है तो पता चलता है, अरे जिसको मैं सुख सुख करके इसमें लगा रहा, वो वास्तव में सुख नहीं है, तो अंतिम परिणाम ही दुख इस प्रकार का ही है। तो भली भांति सोचकर सभी तरीके से परीक्षा कर कर जो हित है उसी का अनुरोध करना चाहिए, उसी के मार्ग पर चलना है, वही लेना है। गुस्से के बारे में कोलटकर सर कहा करते थे कि जिन व्यक्तियों को गुस्सा ज्यादा आता है, क्रोध बहुत होता है, वो ज्यादातर उस गुस्से का समर्थन करते रहते हैं कि अगर उस परिस्थिति में आप होते तो आपको भी गुस्सा आ जाता, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो सर बताते थे कि गुस्सा होना योग्य है या नहीं है ये विषय नहीं है। हाँ, अगर समर्थनीय है गुस्सा तो भी वो हित का है या अहित का है उसके बारे में सोचना, और ये निस्संशय अहित है उसके बारे में कोई संदेह नहीं। तो ये अहित है इसलिए उसको नहीं करना है, ये बात हम भली भांति समझ लेंगे तो ये बात बनेगी कि हम गुस्सा कम करेंगे, छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हित क्या है, ये सबसे अहम चीज है, और हित के मार्ग पर ही चलना आवश्यक है। परीक्षा ये करते हैं, जो परीक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं वो ये सभी चीजों की परीक्षा करके ये निर्णय लेते हैं क्या नहीं ये हित है और यही मुझे करना है। चाहे मुझे मुझे वो तात्कालिक असुख इस प्रकार का लग रहा हो, इसमें सुख नहीं ऐसा लग रहा हो, फिर भी ये हित है और इसीलिए मुझे ये करना है। और बाकी लोग जो है वो जो प्रिय है उसी को आरंभ करते हैं, उसी में लग जाते हैं, क्योंकि वो रजो और मोह से आवृत होते हैं, और फिर उनको ये पता ही नहीं चलता कि हित क्या है अहित क्या है, मुझे क्या टालना है क्या करना है, इस प्रकार से। और जो टालने की चीजें हैं उनमें वो लग जाते हैं, और जो सेवन करने वाली चीजें हैं उनमें नहीं लगते। तो ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। श्रुतम बुद्धि स्मृति दाक्षण धृतिर हित निश्चय वड़ वाक्शुद्धि श्रमो श्रमो धैर्य आश्रयंती परीक्षा। तो परीक्षक की प्रशस्ति बताई जाती है कि परीक्षक होने पर क्या क्या लाभ होते हैं, उनके आश्रय में क्या क्या चीजें आती है। श्रुतम जो भी ज्ञान है, श्रुत है जो भी सुना गया है, तो सिर्फ श्रुत यानी कि सुना गया ऐसा नहीं, पढ़ा हुआ अभी इस प्रकार का बुद्धि ही उसकी बुद्धि बनती रहती है। तो बुद्धि बदलने वाली चीज है। अभी के हिसाब में इंटेलेक्ट
जो है वो 5वें बरस तक तैयार होती रहती है, ऐसा ये बोलते हैं आधुनिक विज्ञान। पर हमारे यहाँ बुद्धि स्मृति करो गणः इस प्रकार का गण बताया गया है। तद्विद्याचार्य सेवाच बुद्धि मेधा करो, बुद्धि मेधा कर गण इस प्रकार का बताया गया है। सतताध्ययनम वादः परतंत्रावलोकनम, तद्विद्याचार्य सेवाच बुद्धि मेधा करो गण इस श्रुत में आया है। तो बुद्धि निर्माण होती रहती है, बुद्धि जहां पे है वहीं पे स्टैग्नेंट इस प्रकार की नहीं रहती। तो वो आश्रय ले लेती है स्मृति। तो स्मरण होता रहता है कि पिछले क्या क्या हुआ था और मैंने उससे क्या सबक सीखा। दाक्ष्यम, दक्षता, ये अलर्टनेस हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसके बारे में भली भांति सोचना और फिर उसके अनुसार क्रिया करना। अभी कोविड-19 की सिचुएशन में भारत में और विदेशों में जो फर्क है वो इसके जरिए काफी सामने इस प्रकार का आ गया। यूएई में जब लोग जाते हैं तो यहाँ तो टेस्ट करनी ही होती है, लेकिन वहां उतरने के बाद चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, जो भी हो, फिर से कोविड-19 की टेस्ट होती है। फिर आइसोलेशन में रखा जाता है। सुविधा अच्छी रहती है आइसोलेशन की। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फ्रूट जूस वगैरह ये सब देते रहते हैं और पूरा वॉच रहता है, कहीं जा नहीं सकते। 7 दिन के बाद फिर से टेस्ट होती है और फिर होम क्वारंटाइन 7 दिन के लिए किया जाता है। उसमें एक घड़ी हाथ में बंधी जाती है और उसके जरिए मॉनिटरिंग होता रहता है। अगर आप बाहर निकले तो 50,000 दिराम का फाइन है। कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, इतनी बड़ी रकम है कि कोई हिम्मत ही नहीं करेगा बाहर जाने की इस प्रकार से। और फिर टेस्ट होती है और फिर मुक्त हो जाता है बंधनों से। और इसके लिए एक दिराम भी गवर्नमेंट लेती नहीं है, ये पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। अगर आपको होम क्वारंटाइन होना है तो आपको जाकर टेस्ट करवानी है, उसके पैसे देने हैं। नहीं तो आप उनके सेंटर में चले जाएंगे तो एक पैसा भी खर्च नहीं करना। तो इतना अगर अनुशासन है तो फिर रोग के स्प्रेड होने का चांसेस बहुत कम। अबू धाबी में एक बार भी लॉकडाउन नहीं हुआ, एक दिन भी लॉकडाउन नहीं हुआ। दुबई में हुआ लेकिन अबू धाबी में नहीं हुआ। तो ये विशेष बात है। लेकिन मास्क वगैरह के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बहुत ही खबरदारी ली गई थी और जबरदस्त फाइन था। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो जबरदस्त फाइन है। ये पिक्चर एक जगह और दूसरी जगह जब बम्बई में या हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जब लोग उतरते हैं तो जो वहां पे काम करने वाले कर्मचारी है वो भी मास्क नहीं यूज कर रहे हैं। उनकी तो बात छोड़ो। और 7 डेज कंपल्सरी होटल क्वारंटाइन इस प्रकार का है। आपको होटल चूज करना है कि किस होटल में जाना है, रेड कार्ड सामने लिखा जाता है और फिर एक बस में बिठा के वहां पे भेज देते हैं। शुरू में जो लोग आए उनको ये 7 दिन के लिए 75,000 का इतना खर्चा, अभी गवर्नमेंट ने उसको पाबंदी लगा दी है। और ये जो सब सिलसिला चलता है ये केवल औपचारिकता हुई है। वास्तव में इससे रोग का फैलाव न हो इसके लिए ये सब हम कर रहे हैं, हमारी ही सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ये भी भावना नहीं।
तो अलर्टनेस अगर होना है, दक्ष होना है, तो ये अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से हम अलर्ट है इसके सभी के बारे में। अगर हमें सचमुच ही इसका फैलाव रोकना है तो हमें बहुत ही कहाँ कहाँ से स्प्रेड हो सकता है, कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है, ये सब देखकर हाँ नियम इस प्रकार के बनाने हैं, और नियम हमारे ही हित में है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन बेदरकार भी लोग रहते हैं, और पहला जो हुआ एपिसोड उस पर पाबंदी नहीं थी, इंटरनेशनल से ये स्प्रेड हुआ, चीन से यहाँ से स्प्रेड हुआ, तो उसी समय ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो जाता तो शायद आज की नौबत नहीं आती। लेकिन ये दक्षता ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। धृति ही ये धृति, धैर्य इस प्रकार का, या धृतीय नियमात्मिका शक्ति, धृतीय नियमात्मिका जो मन को नियंत्रित करने वाली इस प्रकार की शक्ति है। तो ये परीक्षक में आ जाती है हाँ, कि मन का कंट्रोल इस प्रकार से कर लेता। हित निषेवण और हित का ही सेवन करना, हाँ, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आज का खाना, आज की लाइफस्टाइल ये कारण है कैंसर जैसे रोगों का। और मेरे पास आने वाले जो मरीज है उसमें से करीबन 20-25% मरीज ये छात्रों से रिलेटेड है, वैद्यों से रिलेटेड। और मैं उनको बताता रहता हूँ कि नॉर्मल खाना मत खाओ, ऑर्गेनिक ही खाओ या नेचुरल खाओ, लाइफस्टाइल सुधरो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो वगैरह, नियमित रूप से योगाभ्यास व्यायाम करो। हम ही नहीं बदलेंगे तो हम बाकी लोगों को क्या बदलेंगे। तो हित निषेवणम ये परीक्षक जो है उनके बारे में हो सकता है। अगर हम परीक्षा ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं, तो ये नहीं होगा। लौकिकम वाग विशुद्धि शमो अश्रमो धैर्य, धैर्य आगे आया है तो धृति धृति ही लेना है। वाग विशुद्धि वाणी की शुद्धि ये भी परीक्षक को प्राप्त होती है। तो जो भी वो बोलेगा वो भी सच ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, हित ही बोलेगा इस प्रकार का। तो वाणी उसकी शुद्ध इस प्रकार की हो जाएगी। शमो शमोपरायण इस प्रकार का रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि क्रोध ये अहित है, हित निषेवण मुझे करना है तो मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्षमापरायण इस प्रकार का रहूंगा। धैर्य और धैर्य उसके साथ में होगा। हाँ, तो हमें परीक्षक बनना चाहिए, लौकिक नहीं बनना चाहिए। लौकिकम नाश्रयन्त्येते गुणा मोह रजश्रितम तन्मूला भवो यन्ति रोगा शारीर मानसा। यन्ति संति होगा चाहिए, यंती का कुछ मतलब ही नहीं है। यान्ति का मतलब जाना है, याद रखना। यंती होता ही नहीं है अक्सर में। हाँ, तो ये शायद संति होना चाहिए, लेकिन ये बात कैसे छूट गई। यादव जी चित्त मुझे आचार्य की दृष्टि से। हाँ, तो मोह रजश्रितम लौकिकम, जो मोह और रजश्रित इस प्रकार का लौकिक व्यक्ति है, न आश्रयन्ते एते गुणा, उसके आश्रय में ये गुण नहीं रहते जो ऊपर बताए गए श्रुतम बुद्धि स्मृति दाक्षण वगैरह वगैरह। तन्मूला बहवो संति रोगा शारीर मानसा, और तन्मूल
बहुत सारे रोग शारीर मानस होते रहते हैं। देखते हैं एक बार ये बहवक के बारे में जिक्र की है। बहवश्चैव, लेकिन शैव का ज्यादा मतलब नहीं है, रोगा शारीर मानसाः। तो ठीक है, बहवश्चैव पाठ ठीक है, नहीं तो ये संति होना चाहिए। ये बहुत रेयरली दिखाई देता है। वंध्यत्वची रुग्ण आहे, ती शिफ्ट मध्ये काम करते, रुग्णाला तुम्ही विचारायला सांगितले पण तुम्ही जीविका जॉबवर आहे। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग से जाना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। अगर अपत्य प्राप्ति मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं किस प्रकार से इस जॉब से रिहा कर दूं अपने आप को और दूसरा कोई ऐसा जॉब ढूंढूं कि जो केवल दिन का जॉब है और रात को मैं अपने तरीके से व्यवसाय के द्वारा अपत्य प्राप्ति कर सकूं। अगर ये जॉब मिलना पॉसिबल ही नहीं है वगैरह इस प्रकार से, तो जॉब करने की आवश्यकता है क्या, ये सोचना पड़ेगा। और पैसे कमाने के दूसरे कोई उपाय है क्या, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये सभी जो बातें हैं वो हर व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से निर्भर होगी। उसकी शिक्षा क्या हुई है, घर की परिस्थिति क्या है, और पैसों की आवश्यकता कितनी है, किस चीज के लिए है, वगैरह वगैरह, ये सब सोचना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण बताया था, इसी प्रकार से इनफर्टिलिटी के लिए कपल आया था और 3 बार आईवीएफ कर चुके थे। आईयूआई तो कई बार हुआ था और फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने सुझाव दिया कि आपको नौकरी की आवश्यकता है क्या आईटी फील्ड में। तो पहली बार वो बोले कि हम वास्तविक में इसी प्रकार के डॉक्टर को ढूंढ रहे थे कि जो हमें इस प्रकार की सलाह दे। हम ये सोच रहे थे कि इसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कंसंट्रेशन सिर्फ इसी बात पर करना चाहिए। लेकिन जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम गए, वो बोले 3 बार हुआ है क्या, चौथे बार करेंगे, 5वें बार करेंगे। मैं गए उसके पास, तो कोई मूल रूप में जाना ही नहीं चाहता था। उनकी सांपत्तिक स्थिति अच्छी थी। हाँ, वो अगर जॉब छोड़ भी देती तो पति का जॉब अच्छा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, वो आसानी से कर सकते। दूसरी एक हमारी मरीज रही है, एक्चुअली उसके श्वसुर, वो कैंसर के बहुत एडवांस स्टेज थी और जो कार्सिनोमा था, कामुला हुई। तो उनको स्टेंटिंग किया गया, बिलियरी बाईपास करके स्टेंट डाला गया। तो मेटेलिक स्टेंट नहीं बैठ सका, तो उन्होंने प्लास्टिक स्टेंट डाल दिया और बता दिया कि इसका लाइफ जो है वो 2 महीने का ही है प्लास्टिक स्टेंट का। लेकिन ज्यादा मुसीबत नहीं है, इनकी लाइफ भी 2 महीने से ज्यादा नहीं है, तो जब तक जिंदा है तब तक ठीक ये काम करेगा। और फिर उसमें जलोदर हो गया और फिर वो मरीज मेरे पास आई। तो उम्र भी ज्यादा थी, 70 थी, लेकिन उनको दूध पे रखा, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो सुधर गए, पूरी तरीके से सुधर गए। अब ये नौबत आ गई कि उस स्टेंट का क्या करेंगे। क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि ये सिर्फ 2 महीने टिकने वाला है। तो मैंने कहा जब तक कोई सिम्टम नहीं आता तब तक कुछ नहीं करेंगे। हाँ,
पेशेंट का कहना था मुझे इस अस्पताल में जाना ही नहीं है, उस डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखना है, आपकी ट्रीटमेंट से मुझे अच्छा है, मैं बस यही करता रहूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। ऐसे 3 बरस निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो अच्छे थे, लेकिन उसकी जीने की राहत ही कम हो गई, चाहत ही कम हो गई, और फिर उनकी मौत हुई। तो ये इनकी बहू थी, हाँ, आईटी फील्ड में काम कर रही थी, उसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था। और हाँ, तो दूसरी किसी वैद्य की वो दवा ले रही थी। तो मैंने कहा देखो तुम एक काम करो, हाँ, तुम्हें नौकरी की जरूरत है क्या, ये सोचो। और ये टेंशन वैसे भी, हाँ, ससुर का है ही, घर में बाकी भी टेंशन है। तो अगर जरूरत नहीं है तो नौकरी छोड़ दो। उससे उसने उससे भी आकर जाकर निर्णय लिया, उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसको उस समय बीएचएमएस में एडमिशन मिल गई, होम्योपैथी के कोर्स में। तो उसने होम्योपैथी का कोर्स किया, अभी वो होम्योपैथी की डॉक्टर है। हाँ, और बीच में प्रेगनेंसी हो गई, सेकंड ईयर में वगैरह ऐसा, वो अभी बच्चा भी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, ये अगर डिसाइड हो जाए तो एक थोड़ा बोल्ड डिसीजन हो सकता है। दातार गुरु जी का एक ऐसा ही अनुभव है। वामन रेगे करके एक कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति उनके यहाँ मुंबई के मुलुंड के क्लिनिक में आता था। आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं था, लेकिन लगन हो गई उनसे, उनमें आदर बहुत निर्माण हुआ। तो उनके पास आकर बैठता था और सीखता था थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने सुझाव दिया कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी है तो तुम आयुर्वेद का कोर्स क्यों नहीं करते। अब वो नौकरी कर रहा था किसी जगह, वो नौकरी से 4 बरस की छुट्टी लेके इस प्रकार का कोर्स करना और फिर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बनना, उसमें डीएसीसी का कोर्स था। तो 4 बरस का डिप्लोमा कोर्स इस प्रकार का था, और आसानी से एडमिशन मिलती थी उसमें, ये तो प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर उसने कैलकुलेट किया कि अगर मेरे पास 4 बरस उपजीविका के लिए, शादी भी हो चुकी थी, नौकरी भी कर रहा था, तो 4 बरस के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है, तो मैं ये डीएससीसी करवा लूंगा और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में घुस जाऊंगा इस प्रकार से। तो उसने उस तरीके से किया। और 4 बरस बाद वो, जब उसका डीएससीसी पूरा हो गया, तो दातार गुरुजी ने कह दिया ये क्लिनिक अब तुम्हारा। उसको वो क्लिनिक दे दिया। और मैं सांगली में चला जाऊंगा, उस समय वो मुंबई में प्रैक्टिस करती थी। तो ये गुरु की भी महत्ता है, कि एक छात्र को इस प्रकार की सलाह दी गई, वो सलाह उन्होंने मानी, और गुरु ने भी उतना उसको भर भर के दे दिया, ज्ञान तो दे ही दिया, लेकिन क्लिनिक ही सौंप दिया उसके ऊपर। तो ये एक अजीब चीज इस प्रकार की है। वेणुमाधव शास्त्री जी जोशी जी का भी ऐसा है, वो स्कूल में टीचर थे, और फिर उन्होंने आयुर्वेद का कोर्स किया 35वें बरस में, और फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन गए, और बहुत अच्छे बड़े प्रैक्टिशनर बन गए। खड़ी वाले वैद्य मिलिट्री में थे, मिलिट्री से रिटायर होने के बाद आयुर्वेद का कोर्स किया 35 बरस के बाद, और अच्छा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बने। और उनके पिता वो खड़ी करने का काम करते थे, इसलिए खड़ी वाले वैद्य इस प्रकार का जो क्या बोल सकते हैं। हाँ, तो ये अजीब किस्से है, और उस समय में ये ज्यादा कठिन नहीं था आयुर्वेद में एडमिशन लेना और आयुर्वेद में काम करना इस प्रकार से। ये बहुत 50-60 बरस पहली पुरानी बात इस प्रकार की है। तो ये बोल्ड डिसीजन होता है, अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेना है तो ये बोल्ड डिसीजन होता है।
और फिर उस मार्ग पर चलने पर अगर हमें सुख, अंतिमता सुख इस प्रकार का प्राप्त होता है तो वो सही इस प्रकार का है। तो इसमें यही अहम रहेगा कि प्रायोरिटी किसको है। अगर इनफर्टिलिटी को प्रायोरिटी है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। प्रज्ञापराधात् अहितान् अर्थान् पैंच निषेवते संधारयति वेगांश्च सेवते साहसांश्च। तो प्रज्ञापराध के ही कारण, प्रज्ञापराध ही अहितान अर्थान पंच निषेवते, पंचाहितान अर्थान निषेवते, पंचाहित अर्थ जो है उनका सेवन किया जाता है। संधारयति वेगांश्च, वेगों का धारण करता है। सेवते साहसांच, और साहस का सेवन इस प्रकार का करता है। तो ये डेफिनेटली प्रज्ञापराध यही है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो बहुत बेसिक अर्थ है। तो उनका अहित इस प्रकार के अर्थों का सेवन करना ये प्रज्ञापराध है। वेग धारण करना ये भी प्रज्ञापराध इस प्रकार का है। और साहस, सहसा विदधि तन क्रिया अविवेक परमापदाम पदम, ये माघ में आया है, शिशुपाल वध में। या नहीं, माघ का नहीं है, 12वीं का है, किरातार्जुनीय में, कि कोई भी कार्य अचानक मत करे, मेरे मन में आया और कर दिया। अविवेक परमापदान पदम, अविवेक ये परम आपदाओं का स्थान इस प्रकार का है। नट सम्राट मूवी देखी होगी, तो मन में आया और बच्चों को दे दिया, सभी जो है लड़कों को दे दिया, तो ये अविवेक इस प्रकार का है। और फिर वो परमापदान पदम, ये श्रेष्ठ इस प्रकार के आपद का स्थान है, वो प्राप्त है। तदात्व सुख संज्ञेषु भावेषु अज्ञोनुरज्यते, रज्यते विज्ञाता विज्ञाने यमधि। जो तदात्व का सुख संज्ञ का भाव है, कि तात्कालिक सुख देने वाले भाव है। चाहे ये एडिक्शन हो, तंबाकू, सिगरेट, मद्यपान वगैरह वगैरह इस प्रकार के, या दही हो, या कुछ भी हो इस प्रकार से, कि मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसमें सुख है, तात्कालिक सुख मुझे प्राप्त होता है, तो अन्य उसमें अनुरक्त हो जाता है, वो उस प्रकार का सेवन करता रहता है। विज्ञाता विज्ञान ही अमलीकृते, विज्ञान से अगर अमलीकृत इस प्रकार का जो विज्ञान है, न रज्यते, वो तदात्म सुख संज्ञ का भावों में नहीं रममाण होता है, तो वो दीर्घ काल के बारे में सोचता है कि अंतिमतः मुझे क्या सुख देने वाला इस प्रकार का है। वो शायद मुझे अभी दुख देने वाला प्रतीत हो। व्यायाम करना, सुबह जल्दी जागना वगैरह वगैरह, ये सब मुझे असुख देने वाली बातें हैं ऐसा मुझे लगता है, इससे मुझे दुख हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अमली विज्ञाने अमलीकृते भावे, समथिंग लाइक दैट, कि विज्ञान से जो अमलीकृत इस प्रकार का भाव है, मलिनता जिसमें से निकल गई है, उसमें विज्ञाता रममाण नहीं होता, वो उसमें उसको दिलचस्पी नहीं रहती इस प्रकार से। न रागान्नापि अविज्ञानात् आहारान् उपयोजेत् परीक्षहितमश्नुयात् देहो ही आहार संभव। तो न रागात, किसी के बारे में विशेष रुचि, विशेष प्रीति निर्माण हो गई है, नापि अविज्ञान, या मुझे ज्ञान ही नहीं है क्या चीज है, फिर मैं खा रहा हूँ। आहारान उपयोजेत्, आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे चीज पसंद है इसलिए मैं खा रहा हूँ, उसका नतीजा क्या निकलने वाला है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं सोचना है। और जिसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, चाहे चाइनीज हो चाहे और कोई चीज इस प्रकार की हो, उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए। न विज्ञान परीक्ष हितमश्निया,
परीक्षा करके हित का ही सेवन करना चाहिए। देहो ही आहार संभव, ये सबसे अहम चीज है कि शरीर आहार से बनने वाला, आहार से निर्माण होने वाला। और इसी चीज को एलोपैथी ने इतना निग्लेक्ट किया है, इतना इसके बारे में सोचा ही नहीं है, देखने का प्रयास ही नहीं किया है कि पूरा समाज इसके चपेट में अभी आ गए कि आहार से शरीर बनता है। तो आहार क्या होना है, कैसा होना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र होना चाहिए था। लेकिन एमबीबीएस कोर्स में केवल 2 क्लॉक आवर्स, 2 घंटे इतने ही डाइटेटिक्स के लिए है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और अभी जो न्यूट्रिशनिस्ट के डाइटेशियंस बनते हैं वो बीएससी होम साइंस, इसमें से डाइट एंड न्यूट्रिशन ये सब्जेक्ट लेकर डाइटिशियन बनते हैं, उनका वैद्यक से कोई संबंध नहीं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जो हमारा शरीर आहार से ही बनता है उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं। सिर्फ हम दवाइयों के द्वारा सिम्टोमेटिक रिलीफ देने की कोशिश करेंगे और उसी को ट्रीटमेंट समझेंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल है जो एलोपैथी ने करवाई है। अब पूरा विश्व मिसगाइड हो गया है, किसी को पता ही नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये कर इस प्रकार से। तो शरीर आहार संभव है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मोये लेले कहा करते थे, अंदर डालना आसान है, बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो सोच समझ कर ही खाओ। एक बार खा लिया तो अंदर जो प्रक्रिया होती रहेगी उसके अनुसार उसको फिर से जो दोष निर्माण हुए हैं उनको अलग करके पंचकर्म से शुद्धि करवाना, इनका शमन करना, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। उसके पहले हमें ये सोचना है कि मुझे शरीर में डालना है या नहीं डालना। वहीं पे अगर उसको रोक लगाएंगे, नहीं खाएंगे आही तो आगे की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन ये होता नहीं है, एक तो अज्ञान के कारण होता नहीं है कि हमें पता ही नहीं चलता ये हित है अहित है इस प्रकार से। और हम विज्ञापनों पर विश्वास करते हैं और ये रिफाइंड तेल खाओ कुछ भी नहीं होगा वगैरह इस प्रकार से। तो ये हमारा अज्ञान है कि इस प्रकार से रिफाइंड तेल खाने से अगर बीमारियां होने वाली इस प्रकार की है, या जर्सी गाय का दूध लेने से बीमारियां होने वाली है, तो हमें उसके बारे में सजग होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये बराबर नहीं है और ये चीजें टालनी है और जो अच्छी चीज है उन्हीं को लेना है। तो अज्ञान है हमारे मन में, हमें मालूम ही नहीं है कि जर्सी गाय का दूध जुवेनाइल डायबिटीज का कारण है। अभी जुवेनाइल डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। जब तक समाज को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कारण है, तब तक उसका टालने का प्रयास कैसे किया जाएगा। और राग ये दूसरा है कि मुझे उसमें प्रीति उत्पन्न हो गई है, मैं बहुत पसंद करता हूँ वो चीजें, और फिर उसके लिए उसका सेवन होता रहता है और फिर उसके जरिए हमें भुगतना पड़ता है। तो परीक्षा हितमश्निया, हाँ, परीक्षा करके ही हित का ही सेवन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि देह आहार से बना है। अभी ये रिलेशनशिप अगर एक बार एस्टेब्लिश हो जाती है कि किस प्रकार के आहार से किस प्रकार का दोष वैषम्य निर्माण होगा, या शरीर में जो दोष धातु मद
ये घटक बनेंगे, वो किस प्रकार के बनेंगे, तो शायद एक बात हो सकती है। ग्रंथकारों ने आहार के बारे में काफी जिक्र किया है, आहार विधि विशेषायतन के बारे में बताया है, द्रव द्रव्य विज्ञानी या अन्न स्वरूप विज्ञानी इनके बारे में बताया है, ताम्र वर्ग के बारे में बताया है। और काफी चीजें जो प्रचलन में है उनके बारे में काफी ज्ञान दिया है। फिर भी अभी की स्थिति में ग्लोबलाइजेशन है, सभी जगह का खान पान सभी जगह उपलब्ध है। अभी ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप जर्मनी में हो, आपको इडली खानी है तो आपको इडली मिल जाएगी। या आपको पिज्जा खाना है तो आपको पिज्जा मिल जाएगा। इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो रोटी सब्जी दाल ये सब भी मिल जाएगा वगैरह। तो सभी जगह सभी विदेशों से पदार्थ उपलब्ध है। तो उसके बारे में जानकारी न लेते हुए अगर हम उनका सेवन आरंभ करेंगे तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, तो स्पष्ट है। तो कम से कम ट्रेडिशनल फूड क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। अभी सबसे अहम मुद्दा जो है वह हमें फिर से पारंपरिक आहार की तरफ मुड़ना है। अब ये खाना खजाना वगैरह प्रोग्राम रहते रहते हैं। Many people generally have tea in the morning on empty stomach. Please share your views on this. अच्छा नहीं है, मैं भी लेता हूँ, मुझे मालूम है ये प्रज्ञापराध ही है इस प्रकार का। अभी ये बात रहती है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है या स्फूर्ति लाने के लिए चाय का सेवन करना चाहिए, ऐसा होता है। और मोशन क्लियर नहीं होता इसलिए चाय लेना पड़ता है, ये भी बहुत सारे मरीजों में लोगों में दिखाई देती है बात। तो उस दृष्टि से पचन क्यों नहीं हो रहा ये देख के पचन कैसा सुधरे इसके बारे में सोचना चाहिए। और दूध ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं। ऐसी भी चीज है। हमने एक बीच में वो पाचन रसायन कषाय ये भी बताया बनाया था, शुंठी और धान्य का, और उसके साथ में ये गुड़ुची आमलक की और मुस्त एक रसायन का लिया था, गुड़ुची आमलक की और गोक्षु, इन सभी का काढ़ा बना के हाँ सुबह पीना ऐसा बताया था। तो मेरे काफी मरीजों को उसका फायदा हुआ है। और मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मेरे असिस्टेंट ने ज्यादा उसका प्रयोग किया। और पचन अच्छा होना, रसायन होना और कॉन्स्टिपेशन रिलीव होना, ये सब उससे होता था। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये सही है नहीं है, सही नहीं है ये तो है, इसके बारे में संदेह नहीं है। तो देशी गाय से दूध घेणे आणि त्यानंतर काही वेळाने चहा घेणे। चाय लेना ही है नहीं लेना है, ये सबसे अहम मुद्दा। ये ब्रिटिश लोगों ने लाया है यहाँ पे। पहले तो दूध का ही प्रचलन था। अब ये थोड़ा आसान हो गया कि लोगों को दूध के बजाय चाय पिलाना अच्छा है या कम खर्चे वाला है, जर घ्यायचा असेल तर। वैसे सिर्फ पानी भी रसायन बताया गया है, तो केवल पानी पिएंगे तो भी रसायन होगा। और ऋषभपान के बारे में अगले ग्रंथों में वर्णन है। सिर्फ ये बात है कि कितना लेना है। लोग ऋषभपान के जरिए 1 लीटर पानी वगैरह पी लेते हैं, वो तो सही नहीं है। और अगर यही प्रॉब्लम है तो गर्म पानी पिएंगे तो थोड़ी आसानी इस प्रकार की रहेगी। लेकिन अभी हमारा पानी भी क्लोरीनेटेड है, नैसर्गिक पानी नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। लेकिन फिर भी गर्म पानी ले लेंगे तो भी ठीक है, इस प्रकार सा थोड़ा रहेगा।
नहीं तो दूध ही लेना इस प्रकार से उचित है। देसी गाय का दूध। और सायंकाल का जो दूध है वो थोड़ा लघु है। सुबह का जो दूध है वो जरा गुरु इस प्रकार का है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए करना है। अभी जो दूध मिल रहा है वो सब पाश्चराइज आ रहा है या और अलग चीज इस प्रकार की है। तो होमोजेनाइज्ड एंड पाश्चराइज्ड ये भी हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो हिताहित के बारे में सोचना, खास करके आहार के हिताहित के बारे में सोचना, तो काफी अहम इस प्रकार की चीज है। Is it true that tea is prepared by picking up delicate leaves and let them store, which will ferment them and it is dried up to pack? ये तो सही है। मैंने भी एक्चुअल प्रोसेस नहीं देखी है। हाँ। और क्या होता है, लेकिन टी प्लांटेशन आसाम वगैरह एरिया में बहुत ज्यादा है, दार्जिलिंग वगैरह वहां पे। और पत्ते निकलते रहते हैं, उसको तोड़ते रहते हैं और ये प्रोसेस होती रहती है इस प्रकार से। तो चाय ये भी एक दवा हो सकती है, ऐसा ही नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। जगत वो मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम, इस प्रकार से सोच सकते हैं। लेकिन जिसकी भी एडिक्शन बन जाती है वो अच्छी नहीं है, ये सोचना है थोड़ा सा उसके बारे में। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड टी विल बी ए बैड कॉम्बिनेशन। फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, हल्दी ऑर्गेनिक चाह पाउडर पण मिलते हैं या वो भी है। उसमें क्या करते हैं तो पता नहीं है। अगर ऑर्गेनिक शुगर में क्या डालते हैं इस प्रकार से। फर्मेंटेशन तो होना ही चाहिए, मुझे नहीं लगता विदाउट फर्मेंटेशन तो नहीं होगा। और फर्मेंट होने के बाद उसमें दूध मिलाना अच्छा है या नहीं है, ये एक मुद्दा। पाश्चर्य दुधाला पुनः गर्म पीने योग्य है क्या? उसमें नहीं है प्रॉब्लम गर्म करने में। लेकिन पाश्चराइजेशन इज किलिंग ऑफ मिल्क, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। Leaves are not fermented just after picking, they are dried by machine immediately at high temperature. Okay. तो एक बार ये देखना चाहिए कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, तो फिर हमें पता चलेगा। ये काफी अहम मुद्दा है, देखो ही आहार संभव। I had seen plants and Darjeeling and Kochi। प्लांट्स मैंने भी देखे हैं, लेकिन प्रोसेस के बारे में मुझे भी पता नहीं है। दार्जिलिंग में प्लांट्स देखे हैं। और ये कल्टीवेशन बरसों बरसों तक चलता रहता है। ऐसे एक बार कल्टीवेट कर दिया, सिर्फ आगे पानों को तोड़ना है, पत्तों को तोड़ना है। और टी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके। सर, व्हाट अबाउट कोविड वैक्सीनेशन, शैल वी गो और नॉट? व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ पाश्चराइजेशन? टी लीव्स के रसोपंचक क्या होंगे? अभी तो परिस्थिति ऐसी है कि वैक्सीनेशन नहीं करना है, यही बेहतर है। ये जो सब बातें चल रही है कि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हमें आजादी मिलेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार से। तो मैं इस पक्ष में हूँ ही नहीं। वैक्सीनेशन के जरिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, ये करवा सकते हैं, और उसको हम देख नहीं रहे। तो स्टोर केल्यानंतर फर्मेंटेशन कसं काय होईल?
कोरा चहा ज्वरामध्ये दातारशास्त्रीने सांगितलं आहे. न्यूजचा चांगला चहा एक्सपोर्ट होतो, आपल्याकडे फक्त डस्ट फॉर्म मध्ये आहे. इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और ठीक है. ये मेरे ध्यान में कोई सब्जेक्ट आया था, मैं भूल गया बीच में, तो कल शायद उसके बारे में जिक्र करेंगे. यस, आज योग सूत्र का वाचन है दोपहर 4 वाजता. उद्या ना सकाळी 9-9:30 ला आहे. कॉलेजमध्ये ऍडमिशन साठी वॅक्सिनेशन काही युनिव्हर्सिटी कंपल्सरी करतायत, काय करावं. वास्तव में कहना है कि वैक्सीनेशन कंपल्सरी नहीं है, तो गवर्नमेंट का ये देना पड़ेगा कि हाँ वैक्सीनेशन कंपल्सरी नहीं है. और वैसे देखा जाए बहुत जरूरत है, पीता तो पंचकर्म के दौरान संसर्जन क्रम में रोगी चाय की मांग करते हैं, वो तो एडिक्शन के जरिए होता है, तो ठीक है देना चाहिए. हमारे यहाँ गणेश बारहाते ने एक मरीज को चाय पिला के वमन करवाया था. वो गन्ने का रस लेने के लिए तैयार नहीं था या ये कॉफी लेने के लिए तैयार नहीं था, तो उसको चाय पिलाकर वमन करवाया. तो ये ठीक है, अलग अलग इस प्रकार के अनुभव रहेंगे. तो अभी रुकते हैं, कल सोचेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन. आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने पाञ्चसुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. चाय का साथ में हो सकता है, उसमें संदेह नहीं है, और फिर वो उतनी हानि नहीं करेगा. फिर भी अहितकारक चीजों का साथ में होना भी अच्छा नहीं है वास्तव में, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना ही पड़ेगा.